आप अपने बारे में बताइए जी, आपने क्या शिक्षा ली? मैंने संस्कृत पढ़ा है। कहाँ गुरुकुल से? में मैं गुरुकुल में शिक्षा ली हूँ, गुरुकुल। कौन से गुरुकुल? अ, वैदिक कन्या गुरुकुलम हरिद्वार। अच्छा, हरिद्वार। 2014 2014 से 18 तक का सेशन था मेरा। हरिद्वार किन के पास? राजे दीक्षित जी की प्रेरणा से ही गई थी मैं जी जी। नहीं, किस वहाँ। वहां पर जो गुरुकुल आपने बताया वो किनका था? पतंजलि और अच्छा, किनका। पतंजलि है। जी। तो उनको मैं सुनती थी तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित थी, राजे हम्म। दीक्षित भाई को। तो गई तो तो क्या हाँ। क्या संस्कृत में क्या क्या पढ़ा आपने? संस्कृत में अष्टाध्यायी, उपनिषद, भगवद अष्टाध्यायी का गीता, महाभाष्य भी पढ़ा? महाभाष्य तक पढ़ा है मैंने। अष्टाध्यायी की प्रक्रिया है, प्रथमावृत्ति हाँ पढ़िए, हाँ। फिर जी जी। काशिका, फिर महाभाष्य, है ना। ये गुरुकुल ही प्रक्रिया है, लेकिन जब आप सबसे इधर पहले तो आएंगे। सूत्र पाठ पढ़ा जाता है ना? सूत्रों को पहले याद किया जाता है। बिल्कुल। मेरे लिए छूट क्यों थी, क्योंकि कक्षा में मैं समझ मेरी ज़्यादा थी, मतलब जी मैं जी। जल्दी समझ जाती थी। तो हमारी आचार्य जी मेरे लिए छूट दे देती कि क्या पहले आप समझो हाँ सूत्रों को, हाँ। उसके बाद फिर आप याद करो। नहीं तो जी, वहाँ तो गुरुकुल में नियम होता है कि पहले सूत्रों को याद करो फिर समझाया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हम्म। तो ये तो निश्चित मानना चाहिए मुझे कि मुझे गुरुकुल में बड़ा स्नेह सम्मान बहुत कुछ मिला, बिल्कुल। है ना। इसलिए आज पढ़ा भी पाती हूँ तो उन्हीं की, आचार्य जी की कृपा से। अच्छी हैं वो भी हरियाणा से ही हैं, आपके ही हरियाणा क्या से नाम है सभी। उनका? डॉक्टर, डॉक्टर तो नहीं, सविता, आचार्य सविता है। अभी वो शायद देवमयी या पता नहीं कि कुछ नाम है उनका, सन्यासी होगी। एक और भी थी ना उनकी जो ज्यादा डॉक प्रसिद्धि। डॉक्टर सुमन, वो तो है ही। नहीं, हाँ शायद सुमन होंगी जी। हाँ, डॉक्टर सुमन है। वो देव प्रिया हो गई है अब, और सविता हो गई है देवमयी, सन्यास लिया हम लोग ने। चलिए प्रारंभ करें। आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है क्या? हाँ कर देंगे। अच्छा ठीक। ओम वंदे गो मातरम। आज नवरात्रि का द्वितीय दिवस है, तो एक प्रयास रहता है कि हम सभी माँ के अलग अलग स्वरूपों को समझने का प्रयास करें। तो कल हमने जाना था माँ शैलपुत्री जी के विषय में। शैलपुत्री से तात्पर्य है जो पर्वत, जो सभी भौगोलिक आध्यात्मिक केंद्र हैं, है ना, सभी व्यक्तियों के, सभी प्राणियों के। तो वो शैल से निकली हुई पुत्री, क्योंकि शैलपुत्री भी हैं माँ पार्वती, और माँ गंगा भी हिमालय की ही गोद से निकली हैं। अर्थात हमारे जीवन का एकमात्र मूल आधार पर्वतराज हिमालय है, जो हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और अब हम ब्रह्मचारिणी का स्वरूप जानते हैं कि शैलपुत्री में देखिएगा आप कि त्रिशूल रहता है, शूलधरा, और फिर हमने कहा था वृषारूढ़। तो पर्वतराज ने अपनी पुत्री को कैसे प्रकट किया? धर्म को आगे रखे, धर्म चूंकि बैल स्वरूप धर्म है, और त्रिशूल का तात्पर्य होता है तीन, त्रिगुणा। तो हम प्रकृति को क्या कहते हैं? त्रिगुणात्मिका। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों को लेकर प्रकट हुई है माँ भगवती शैलपत पुत्री के रूप में। किसको आगे करके? धर्म को, वृषभ को आगे करके। ये तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। अगर हम इसका भौतिक दृष्टिकोण देखें कि हमारे जीवन के व्यवहार में कैसे उपयोगी होता है, तो जब वृषभ से ही पूर्व पहले हम खेती करते थे और हमारी खेती पूर्ण शुद्ध सात्विक मानी जाती थी। तो इसलिए पहले वृषभ को आगे करके स्वयं वो गो स्वरूपा है, उन्हीं को हम कहते हैं प्रकृति, क्योंकि पृथ्वी ही गौ माता है। तो उन्होंने ऐसे सृष्टि के कार्य को आरंभ किया शुद्धता पूर्वक। अब चूंकि जब आपके पास इतनी संपत्ति आ गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की संपत्ति, तो फिर उसको संभालने के लिए बहुत तपस्या की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास सब कुछ आ भी जाए, मान लीजिए कि कोई भिखारी है और उसको करोड़ रुपया दे दिया जाए, तो अगर उसके पास समझ नहीं है, संयमता नहीं है, तो उस करोड़ रुपये को भी वो
चाय पानी दिस दैट उसमें वो उड़ा देगा, मतलब वो करोड़ रुपया भी एक साल में वो उड़ा देगा अपने भोग साधन में लगा के, ठीक है, अपने शरीर की ही पूर्ति करने में वो, और फिर से वो भिखारी ही बन जाएगा। तो ये द्वितीय दिवस जो ब्रह्मचारिणी का है वो हमें ये सिखाती है, उनके हाथ में आप देखेंगे कि माला है और द्वितीय हस्त में क्या है, जल है, कमंडलू, गंगा जल से भरा हुआ कमंडल है। तो ये दोनों प्रतीक किसका है, और ब्रह्मचारिणी नाम है। अर्थात जब तक हम भौतिक उपलब्धि को भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, भौतिक जो हमारे पास समृद्धि दी गई है, वृषभ रूपी, गौ रूपी या नदी रूपी या पर्वत रूपी जो भी समृद्धि हमारे पास है, उसको हम तब तक आगे नहीं ले जा सकते हैं, उसका संरक्षण नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे अंदर संयमता, तप की भावना नहीं आएगी। और ये निश्चित हम सब देख रहे हैं कि हम सभी के अंदर अभी संयमता की, तपस्या की कमी हो गई है। इतना कि कभी कभी तो हम एक दूसरे की बात भी नहीं सुनना चाहते होते, कि हम बोल लें तो बस हम बोल लें। एक तो ये, दूसरा भोग प्रवृत्ति इतनी हो गई है कि अगर आप किसी को कहो कि भाई 5 मिनट भी बैठ के आप थोड़ा भगवान का स्मरण कर लो, जप कर लो, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसी पे एक छोटी सी कथा है, मैं आप सबको बताना चाहूंगी। एक बार एक संत थे, बहुत सिद्ध संत, तेजस्वी। तो एक नास्तिक पास से गुजर रहा था, तो उसने उनको देख के हंसी उड़ाने लगा, अरे तुम साधु महात्माओं का बस इतना ही काम रहता है, बस राम नाम जपना, पराया माल अपना, बस राम नाम जपते रहो, राम नाम जपते रहो, भोजन पानी तो तुम्हें मिल ही जाता है ना, अरे भाई तुम्हारा जॉब तो बड़ा बढ़िया है। तो वो अपना वो काम करता था, व्यापारी का, है ना, वैश्य था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करो भैया, अगर आपको लगता है कि हमारा कार्य बहुत ही सरल है, आसान है, तो एक दिन के लिए आप साधु बन जाओ और एक दिन के लिए मैं व्यापारी बन जाता हूँ, ठीक है। तो फिर आप कहना कि हमारा काम आसान है या नहीं है, राम नाम जपना बहुत आसान है, तो आप बैठिए। तो ठीक है, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, लाओ चलो अगले दिन से ये कार्यक्रम शुरू किया जाए। अगले दिन वो पूरा वेश बना के आया, और जो साधु थे, सिद्ध संत, उन्होंने कहा कि आपको बस 15 से 20 मिनट आपको माला लेना है और एकदम ध्यानस्थ होके भगवान का नाम जप करना है। ध्यान रखना है कि ये 15 से 20 मिनट जो है ना, आपकी आपका मन इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक जगह स्थित होके आपको ये कार्य करना है, ठीक है। तो ये जब बातें हुई तो बोला हाँ ठीक है, कर लेंगे, लाओ झोली माला। बैठ गए हैं वो, अब वो उनके उसको वहीं पे वो बैठ के फल सब्जी इत्यादि का टोकरी लेके बैठ गए। अब क्या हुआ, 2 मिनट हुआ, 4 मिनट हुआ, अब उसका मन हो रहा है कि अरे बाहर क्या हो रहा है, एक आंख ऐसे खोल के देख रहा है, फिर दूसरा आंख ऐसे खोल के देख रहा है। 5 से 10 मिनट हुआ होगा कि वो अपनी आंखें 5 से 10 मिनट भी बंद नहीं रख पाया, है ना। उस बीच में भी एक बार, कितनी बार वो आंखें खोला, और 10 मिनट के बाद बोलिए कि हे प्रभु, भगवान का नाम लेना, उनका ध्यान करना तो सबसे ज्यादा कठिन कार्य है, सबसे कठिन कार्य। तो बोला कि हे महात्मा, आप महान हैं, मुझे तो लगता था कि आप लोग बस दिन भर ऐसे ही बैठे रहते हैं और दिन भर बैठ के बस जपते रहते हैं और ध्यान करते रहते हैं, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरा व्यापार सबसे आसान है। यहाँ भाई या उसमें सब्जी ले लो, थोड़ा किसी से बात भी कर लिए, हंस भी लिए, है ना, लेकिन आपका काम तो सबसे ज्यादा कठिन है। तो इस कथा से प्रेरणा क्या आ रही है कि अगर हम अपने जीवन में संयमता और सरलता नहीं लाएंगे, तो फिर हमारी जो भौतिक उपलब्धि भी है ना, एक दिन नष्ट हो जाएगी, और वो हम नष्ट कर रहे हैं। भोग के प्रति इतने प्रवृत्त हो गए हैं। आजकल हम पूजा भी करते हैं या वो भी करते हैं, तो क्या सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति आए, हमारा पूजा करवा दें, दूसरे पंडित जी आए तो हमारा ये करवा दें, और उस पूजा में भी हमारा 5 मिनट भी ध्यान भगवान की तरफ नहीं जाता है। किस तरफ जाता है, अरे इसने कितना अच्छा बोला। अब पूजा की विधि भी बदल गई है कि पूजा में भी थोड़ा गाना होना चाहिए, थोड़ा रवन चमन होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो तात्पर्य, हम अपने आप को इतना चंचल बना लिए, इतना चपल बना लिए हैं कि अर्जुन कहते हैं ना, चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म। तो मन को संयमित किया जा सकता है, लेकिन हम उसे अवसर ही नहीं दे रहे हैं। ना जाने हम पर कौन सी ऐसी ऐसा एक जड़ता हमारे अंदर चली आई है कि हम
मन को संयमित करने का समय ही नहीं दे पा रहे, इसलिए आज परिणाम ऐसा है कि हम प्रकृति के संसाधनों को नष्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो नदी हो, चाहे गौ माता हो, चाहे नंदी भगवान हो, चाहे कोई भी हो, सारे प्रकृति के साधन जो हमारे लिए उपयोगी है, हम सबके लिए हितकारी, उन्हीं को नष्ट कहते ना, जिस डाल पे बैठे हो भैया उसी को काटे जा रहे हो। तो ये दुर्दशा आज हमारी और आपकी हो चुकी है। क्यों? एकमात्र मन की चंचलता के कारण। हमेशा हम बाहर ही देखना चाहते हैं, बाहर ही सुनना चाहते हैं, बाहर ही बोलना चाहते हैं, इतना बहिर्मुख हो गए हम कि हम अंदर जाते ही हमारा मन घबराने लगता है। और चूंकि हम तो हैं दृष्टा, हम तो हैं आंतरिक स्वरूप, हमारा मूल स्वरूप क्या है? आंतरिक स्वरूप है, अंदर हम बैठे हुए हैं, जो हम चेतना है, आत्मा कह ले। तो तात्पर्य इस बात को हमें समझना है कि ब्रह्मचारिणी माँ हमें संकेत क्या देती है कि जो संपदा आपको मिली है शैल से, पर्वत से, चाहे वो वृषभ रूप संपदा हो, चाहे वो नदी रूप संपदा हो, चाहे जो भी संपदा प्राकृतिक संपदा है, उसको संरक्षित वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनका मन संयमित है, जिनका मन ब्रह्म में रत है, ब्रह्म में आचरित है। इसलिए द्वितीय दिन उन्होंने संपदाओं को लेते हुए पहले संयम पालन करना शुरू किया, तब करना शुरू किया। तो ये है ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप। और ऐसे जब हम माँ के समक्ष बैठकर प्रार्थना करते हैं कि हे माता, हमारा मन बहुत चंचल हो चुका है ना, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, संसाधनों में, क्योंकि धीरे धीरे ये संसार और चकाचौंध होता ही जाएगा। तो आप कृपा कीजिए कि हम आपके उस ब्रह्मचर्य स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने अंदर भी मन का संयम तप करते हुए हम मन को संयमित करें, इंद्रियों को निग्रह करें, और फिर आपकी प्राकृतिक संपदाओं की सुरक्षा कर सके, उसका संरक्षण संवर्धन कर सके, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। आज हम इसी ये कहते हुए वाणी को विश्राम देते हैं। अब कल हम माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के विषय में जानेंगे। तब तक के लिए ओम श्री दुर्गायै नमः, श्री ब्रह्मचारिण्यै नमः, वंदे गो माता। ठीक है, तो अभी आ गए कुछ लोग, तो अब प्रारंभ किया जाए। जी, तो कृष्णा जी, आपका नेटवर्क ठीक चल रहा है? आपको बहुत सारे प्रश्न कल पूछने थे, तो आप जल्दी से पूछ लीजिए 5 से 10 मिनट में, फिर हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। जी नमस्कार। अभी एक चीज समस्या उत्पन्न होता है कि पैकिंग का, तो हमको पैकिंग तो है नहीं यहाँ, तो हम देखे थे भक्ति श्री को सादा पैकिंग लिए थे। अब चाहते हैं प्रिंटेड अगर हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो लास्ट में तो सादा दे देंगे। तो कैसे होगा पैकिंग? अब प्रेस वाला बोलता है कि 25-30 हजार से कम नहीं छापेंगे। ये भी एक समस्या है, तो ज्यादा पूंजी लगेगा। तो थोड़ा सा इस सबको भी शायद ध्यान देना चाहिए हम लोग को। और 20 पैकिंग का अगर हम 50 रुपये बेचते हैं 20 पैकिंग करने के बाद, तो उसको मूल्य 60 रुपया रहेगा। तो 50 रुपये बेचते हैं तो उसका साइज क्या होगा पैकिंग का? ये कोई एक्सपर्ट हो तो अगर इस चीज को एक बार इसमें जवाब दुर्गेश दीजिए। भ्राता जी, आपने किया है ना पैकिंग नर्सरी का इसका, तो इनको यदि आप बता सकते हैं कि ये कहाँ से ले सकते हैं। अभी क्या है ना, बिहार में दरभंगा में तो कहीं भी पैकिंग वाला नहीं है, ठीक है, सिस्टम, मुझे जो जहाँ तक लग रहा है। आपको या तो फिर पटना जाना होगा या फिर आप कोलकाता से संपर्क कीजिए। रही बात जो कॉस्ट की आप बात कर रहे हैं, कि वो लोग कभी भी आपको पैकिंग देंगे ना तो बल्क में ही देंगे, बिना बल्क के वो नहीं दे सकते। आप जो कहिएगा कि हमें 5,000 रुपये का दे दीजिए, इतना ही हमें इतना पैक चाहिए, वो नहीं देंगे, उसमें आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने सारा पता करके मैं आपको बता रही हूँ। बाकी इनमें कोई व्यक्ति हैं जो इनकी सहायता कर सकते हैं तो बताइए। दुर्गेश जी बताइए भाई, बोलिए आप। दुर्गेश जी, पैकिंग के विषय में आप कुछ जानते हैं? जी, जय गौ माता। जी, जय गौ माता। कौन चीज के पैकिंग के बारे में बोल रहे हैं?
आप धूप किसी बत्ती भी की। चीज की पैकिंग बताइए, जैसे आप तो नशे की करवाएंगे ना, हाँ, वैसी नशे तो बन जाता है बेगूसराय में। इसकी पैकिंग। कहाँ से कृष्णा जी कहाँ से हैं? दरभंगा। अच्छा, दरभंगा से हैं। हम्म, ये हम नंबर दे देंगे, तो आप बात कर लेंगे। ठीक धूप है। बत्ती के लिए तो सिंपल सा डब्बा आता है, उसमें ये कागज वाला मिनी पैकिंग करवा के चिपका करना ही दीजिए। नहीं, वो ये पन्नी में भी हो जाता है। हम हॉट गन मशीन रखे हुए हैं सुनिए और भाई, सीलिंग पैक वाला रखे हुए हैं, इससे कर देते हैं हॉट गन से, मतलब पूरा हाँ ये समझ, चिपक जाता है। बहुत बढ़िया है, सब सही। साबुन को भी हम वही तरह से। बेगूसराय में कहाँ घर पड़ता है आपका? नहीं, हम रोसड़ा से हैं, रोसड़ा। रोसड़ा में तो हम गए हुए हैं। योगेश हाँ, भाई, इनको आप बाबा अपना बालकनाथ जी के यहाँ। थोड़ा अपना अनुभव बताइए कि इनको आपने कितने उसमें छपवाए थे टोटल, कौन चीज? डब्बी जो थी ना। नशे वाला। नशे वाला ये तो बहुत ज्यादा मात्रा में छपता है, 1000 2000 ऐसे छपता है। उसका कितना पड़ गया था इसमें कॉस्ट? हम 2 3 लोग मिल के करते हैं, एक पुणे के हैं हमारे मित्र। अच्छा। ठीक है, वही उधर से ही छपा के भेजते हैं। बेगूसराय में वैसे छपता है, ये हम उनसे बात कर लेंगे, अमित जी से। जी जी। ठीक है, वो नहीं ठीक है, जुड़े ये हैं, तो इनका बात पर्सनल करके हो हम गया। उनको हम बता देंगे। आप इनको ना पर्सनल में आपका नंबर हाँ, दे हम दूंगी, थोड़ा बता सा बात देंगे। करेंगे थोड़ा आपसे। उसमें सा क्या पूरा हम ग्रुप में हम डाल देंगे, कितना ठीक में है, छपता है, कैसे छपता है, सब हम ग्रुप में डाल ठीक है, देंगे। ठीक है। अच्छा, आज जो ना मैं बात करने के लिए आई हूँ, 5 से 7 नवंबर वाला हम लोग एक अलग डिस्कशन करेंगे। देखिए, इस गोष्ठी का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि बिहार के जो किसान गौपालक है, पहले उनको प्रशिक्षित किया जाए अच्छे से, ठीक है? क्योंकि बिना प्रशिक्षण के व्यक्ति कुछ भी शुरू कर देते हैं कार्य, तो उनको उससे लाभ नहीं मिलता है। तो हमने उस दिन भी ये चर्चा की थी हम लोगों ने कि पहले प्रशिक्षण, फिर उत्पादन, फिर मार्केटिंग, ठीक है? तो अब यहाँ पर चर्चा ये उठती है कि मार्केटिंग में आप जितने भी लोग हैं जो मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, हाँ, उनका एक ये बनना चाहिए, मतलब एक ग्रुप बनना चाहिए कि हाँ, मुझे पता चल जाए कि जैसे गोविंद जी कह रहे थे हम भी करेंगे मार्केटिंग, योगेश भ्राता जी आप करेंगे, और आज कौन जुड़े हैं, ये वैष्णवी, ये बिहार से ही आप क्या? जो नए लोग आते हैं एक बार अपना परिचय दे देंगे ना, तो फिर हो सकता है कि आप लोग के लिए भी सार्थक वार्ता हो, है ना? आपको ध्यान में रख के किया जा सकता है। तो वैष्णवी और राजू जी, ये कोई नए मुझे लग रहे हैं। वैष्णवी इंटरनेशनल से कोई, आप कहाँ से हैं भ्राता जी? जय गौ माता। जी, जय गौ माता। मेरा नाम आशीष आनंद है, मैं मूलतः सीतामढ़ी बिहार का हूँ अच्छा। और इस टाइम में मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली एनसीआर। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं गौ आधारित पे ही काम करता हूँ। जैसे कि? जैसे कि गोबर और गौमूत्र से सारी प्रोडक्ट बनाता हूँ, लगभग 300 का प्रोडक्ट हमारा बन रहा है करंट टाइम में। अच्छा, तो आप दिल्ली में बनाते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स? दिल्ली में बनाते हैं, जयपुर में मेरा बनता है, अच्छा और एमपी में एक जगह है रायसेन जिला, जी। वहाँ बनता है। इस टाइम हम अच्छा, अभी 3 गौशाला को गाइडेंस पे है, दे रहे हैं, और अच्छा लगभग 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट अभी बन रहा है। जी, 300 से ज्यादा? हाँ, 300 से ज़्यादा आर्टिकल हमारा बनता है। ये अच्छा, तो आपके ग्रुप के बारे में मुझे अभी पवन जी ने बताया था, तो मैंने जी। सोचा था कभी मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा किया, आप जैसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेंगे। तो देखिए, हमारा विजन जो है ना, उद्देश्य मूल रूप से, जो बिहार, चूंकि आप बिहार से हैं तो इसको आप समझेंगे, क्योंकि आप स्थिति ऐसी देखे होंगे। आज भी एक देख रही थी मैं वीडियो, मधुबनी साइड का या कहीं का था। तो क्या होता है ना, सबसे पहले यहाँ पर जो गाय कटती कहाँ से है या कटते कहाँ से, केवल कटती स्त्रीलिंग ना बोले हम, सबसे ज्यादा अगर कट रहे हैं तो नंदी कट रहे हैं। हम लोग केवल गाय गाय बोल रहे हैं, लेकिन नंदियों की मात्रा तो बच्चे से ही स्टार्ट हो जाती है। तो वो कुल मिला के यहाँ पर बात ये आती है कि जो गरीब किसान है, गरीब गोपालक है, जो असमर्थ हो जाते हैं, अभी ये क्या नाम है, कृष्णा जी, इनको आप जानते हैं ना, योगेश जी को, मनीगाछी के, आप ही लाए थे ना शिविर में। तो उनकी स्थिति अभी ऐसी है कि वो चर्चा कर रहे थे कि मैं गाय कहाँ रखूं,
बड़ी समस्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, बेटा लोग कहता है ऐसे तो वैसे। तो अब मान लीजिए किसान गोपालक को रखने का मन भी है, तो उनके परिवार के दबाव के कारण वो अपने घर से हटा देते हैं, ठीक है। तो असल में मूल समझिए हम लोग कि चाहे नंदी हो चाहे गाय हो, ये दोनों ही आपको कट रहे हैं एकमात्र गरीब किसान गरीब गोपालक के घर से, ठीक है। जो अमीर है जिनके पास पैसा है वो तो अपना पैसा बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया गोमाया सत्य लक्ष्मी, और अपने बुद्धि के अनुसार अपने कौशल के अनुसार उनको ये कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उससे जो मूल में जो नंदी और गोवंश है वो बचेंगे। हाँ बचेंगे कुछ, कहीं ना कहीं आप 50% कहो 40% कहो कि वो बच सकते हैं। लेकिन जब तक जो गरीब किसान है गरीब गोपालक है उनको समृद्ध उनको हाथ उठाए उनका हाथ पकड़ के उठाया नहीं जाएगा तब तक नहीं बच सकता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे ना लता जी? बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन जी थोड़ा सा मेरा अलग इसमें सोच है। हम जी। लोग कभी चर्चा करेंगे इस पर, अभी आप चर्चा कीजिए, हम लोग फिर कंटिन्यू, अब हम भी इस ग्रुप से कंटिन्यू ज्वाइन करेंगे और अपना भी नहीं पॉइंट आप रखेंगे। कीजिए, हम लोग तो चर्चा कर ही और रहे हैं, आपका क्या सोचना है ये बताइए। और हम्म देखिए, हम्म आपकी पॉइंट बिल्कुल सही है कि ये गरीब के कारण ये चीजें हो रही हैं, हम्म लेकिन हमारे देश में जो है ना, न्याय के नाम पे जो है ना, इतनी पॉलिटिक्स और इतनी सभाएं चलती है, यूजफुल नहीं है। हम्म हम कथावाचक हो या हम जो भी मठाधीश्वर हो, मैं 1.5 साल से कंटिन्यू अपनी जॉब को छोड़ के कंटिन्यू मैं इसी पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। और एक से एक मठाधीश्वर से मैंने मिला हूँ, एक से एक बड़े से बड़े गौशाला में मिला हूँ, वैसे गौशाला में मिला हूँ जहाँ 10,000 गौवंशज है, ठीक है। हम्म सबका कहना यही है कि आप फ्री में क्या कर सकते हो, आप मुझे वो बताओ, मुझे आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मुझे मतलब नेट हम्म खेल में ये कहा जाए तो सब लोग ये चाहते हैं कि आप मुझे दो, मैं आपको कुछ नहीं दूं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी गौवंश आज रास्ते पे भटक रहे हैं, हम्म जितने भी नंदी आज रास्ते पे भटक रहे हैं, अगर वो गौशाला से जुड़ जाए, ठीक है, किसी भी गौवंश को कटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी आपको थोड़ा सा पता होगा, परबतसर में जो घटना हुआ था आज से 1 महीना पहले, ये आपको पता चला था? पर्वत नहीं, ये नहीं पता चला, मुझे नहीं चला। राजस्थान के परबतसर हाँ में, जहाँ हड्डियां मिली थी लाखों गायों की। नहीं 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 नहीं, राजस्थान के परबतसर में, नागौर जिला में पड़ता है, ठीक है। अच्छा। तो वहाँ पे एक पशु मेला लगता है, हाँ पशु हाँ हाँ मेला। हाँ ठीक है, मैं देखी थी जी जी, कहिए कहिए। तो वहाँ पे जो अभी मेन मुद्दा जो बनाया गया था, कपिला देवी को बनाया गया था, ठीक है, हम्म मैं उसमें था। और वहाँ पे जो घटना हुई है वो क्या है, कौन करा रहा है? राजनेता ही तो करा रहा है, हम्म किसान थोड़ी नहीं करा रहा है, राजनेता करा रहा है। आज वहाँ जितनी बड़ी घटना हुई है वो सब का सब जो है वो राजनेता ने करा रहा है। हम्म तो अब उसका राजनेता को प्रलोभन कौन देता है, प्रमोट कौन करता है? जितने भी कथावाचक है, मठाधीश्वर है, वो लोग करते हैं। हम्म क्यों? उसको तो आप 1 करोड़ रुपया दे दीजिए या 10 लाख रुपया दे दीजिए, बस शांत है। आज गौ के नाम पे कितने आंदोलन चलते हैं, क्या सक्सेस हो रहा है? छत्तीसगढ़ में आदेश सुनी ने जो अपना उंगली काट दिया है, हम्म नाम आदेश सुनी का तो जानते ही होंगे, सुना भी होगा आपने, जो अपना हाँ हाँ, छत्तीसगढ़ में जो गौ उंगली माता को काट दी, जो है हाँ ना, जी हाँ आया था। उंगली काट दिया, तो गौ माता को राज्य माता घोषित करने के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं, हम्म लेकिन आज तक सरकार नहीं सुन रही है। फिर कहा है कि ये सरकार हमारे नाम पे काम करती है, तो सरकार तो हमारे नाम पे काम कर रही है, हमारी जो जनता है, जो हमारे बीच में हम जिसको प्रतिनिधि बनाते हैं, वो सब के सब क्या है, चोर बैठे हुए हैं। इसका एक ही उपाय है कि कोई भी आदमी, जैसे अभी जगह जगह जयपुर में गौटेक लगा था, ठीक है, गौटेक का एक मेन उद्देश्य है कि हम सबको अवेयर करें, हम्म चाहे प्रोडक्ट के माध्यम से हो या
आर्थिक स्थिति में हम उसको कैसे सुधार लाएंगे, इसके मार्फत से हो। हम आपको कैसे गौवंश से, मान लीजिए कोई किसान है, अगर कोई किसान 3 गाय भी पालता है ना, तो महीने की चाहे तो 40 से 50 हजार रुपया कमा सकता है। वो कैसे कमा सकता है, इसकी भी टूल है। एक गाय से भी आप महीने की 15 से 20 हजार रुपये कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं, तो वो सब चीज की एजुकेशन सिस्टम अभी जो है ना वो डेवलप कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पे वो काम भी हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम जिस गौशाला को दे रहे हैं वहाँ पे 700 गौवंश थे, और ये स्थिति थी कि वहाँ पे गौवंश को खाने के लिए भी जो है ना चारा तक की व्यवस्था नहीं हुआ करती। 6 महीना से मैं वहाँ पे अभी व्यवस्था है। आज हर गौवंश को चारा भी मिल रहा है, शेड भी अच्छा तैयार हो गया है, और उसी के गोबर को हम बेच के उसी को चारा दे रहे हैं। तो किसान जो दूध के लिए गाय को रखता है और उसको छोड़ देता है, बछड़े को क्या करता है, भाई आपका कोई खेती तो करता नहीं है, नंदी से तो खेती कोई करता नहीं है, उसको छोड़ देता है। तो उसको छोड़ देता है, अगर वही गौशाला में आ जाए, उसका हम उपयोग करें, और गौशाला वाले जो है ना दूध देने वाले को किसान को दे देगा, तो एक बहुत अच्छा चीज जो है ना, मीडियम रास्ता जो है बीच का वो निकल सकता है। शायद आप लोग इस बात से सहमत होंगे। अगर जो आदमी नहीं समझता है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना आपका कहना सही है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, पहली बात जो आपने सरकार वाली बात कही, आपको पता होगा कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री का वो शपथ लेने से पहले, मतलब जब प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने गौ रक्षा का संकल्प लिया था, पता ही आपको है ना, उसमें दिया भी था कि हम ऐसे गौ हत्या ये बंद करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो होता क्या है ना, ये सरकार नो डाउट वो धार्मिक हैं, हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि वो अभी आए हैं तो सनातन धर्म का कहीं ना कहीं एक क्रेज बढ़ा है, लोगों के अंदर धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लेकिन समस्या क्या है ना कि जब आप इसके आंतरिक में जाएंगे, तो जो भी बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है या जो भी हो रहा है, उससे सरकार को लाभ बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, ये तो सार्वजनिक केस में ये सामान्य बात है कि जिससे में सरकार को ज़्यादा लाभ मिलेगा, सरकार वो चीज़ के लिए आपको अनुदान भी देगी, सब कुछ करेगी। आज आप देखिए कि पहले तो मुर्गी पालन इत्यादि पे होता था या नहीं होता था, लेकिन अब तो मुर्गी पालन पे वो उस पे खुद वो शाकाहारी हैं, खुद वो वेजिटेरियन है, लेकिन जो नॉनवेज को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा वो दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनका विजन जो मैं देखी हूँ, उनका विजन एकमात्र है कि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार से। ठीक है, उनका विजन है कि थोड़ा विकसित भारत हम बना दें, इकोनॉमिकली इसको स्ट्रांग बना दें, उसके बाद पता नहीं जो भी वो करेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं अभी हम लोगों की, हम गौ पालकों की, गौ सेवकों की स्थिति क्या है, गौ प्रेमियों की, कि एक जगह गड्ढा भरना हम चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह गड्ढा बहुत ज्यादा गहराई में है। तो कहते हैं ना कि भाई यहाँ चलो यहाँ भरते, दौड़ के वहां चले जाते हैं, फिर पीछे देखते अरे जहाँ भरा है हमने, फिर देखे तो पीछे फिर गड्ढा खुद गया, फिर उसको भरने जाते तो फिर वहां गड्ढा खोद दिया जाता है। तो तात्पर्य जितनी तेजी से गौ संरक्षण हो रहा है, उतनी तेजी से कटाई भी हो रही है उनकी, उनको ये भी किया जा रहा है। ठीक है, बीफ एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो इसका एकमात्र देखिए, जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, अगर सरकार पे हमें दबाव बनाना है, तो आप जो कह रहे हैं सरकार का ये है वो है, इंदिरा गांधी जिस टाइम थी, तो हम आप लोगों ने अभी ये लोग गौ महाकुंभ का नाम दिए है ना, लेकिन उस समय का गौ कुंभ असल में गौ महाकुंभ था, क्योंकि उस समय जब जनसंख्या ज्यादा भी नहीं थी भारत की, उस समय लगभग 1972 या कुछ ऐसा का टाइम। ठीक है, उसमें लिखा है गो अंक में। तो उस समय लगभग 1 से 1.5 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पे आ गए थे, है ना, सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि अब भारत जब स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्र भारत में गौ हत्या क्यों, प्रश्न उठता था। तो हम सबको इतिहास पता है कि बड़ी निर्ममता से संतों, साधुओं, महात्माओं पे गोली बरसाई गई, उनको जेल में डाला गया, गायों को भी मारा गया, और उसी का श्राप लगा कि गोपाष्टमी के दिन ही सभी मरने लगे, करपात्री जी महाराज श्राप दिए। एक उपाय तो ये हो सकता है कि जितने भी लोग हैं
जो सच में, चाहे वो गोरक्षक हो, चाहे वो गो सेवक हो, चाहे गो को लेके बिजनेस करने वाले, एक बार सभी लोग एकजुट होके सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपना कम से कम 3-4 दिन सब कुछ छोड़ के वहां पर जाके बैठ जाएं, है ना, चाहे वो रामलीला मैदान हो, चाहे कोई भी जगह एक चुन के, कि भाई अब आपको ये कानून पास करना ही होगा कि यहाँ पूर्ण रूप से गौहत्या बंद हो जाए, पहली बात। तो क्या अभी के समय आप देखिएगा, उस समय तो सचमुच लोग भावना में आके ये सब करके करते थे, अभी भी है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन लोग आज इतने व्यस्तम हो चुके हैं, वो 1 से 2 दिन निकालना उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें भी उनका केंद्र क्या रहता है कि जो हम हड़ताल पे अनशन पे बैठेंगे उसमें हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं महाकुंभ में लोग जा रहे हैं तो वहां उनकी दृष्टि आती है। तो तात्पर्य है कि हम भी केवल एक सेवा, एक अर्थ का आधार बना के ही काम कर रहे हैं। अगर अगर सचमुच हम लोग 1,00,000, 2-3 लाख की भीड़ में जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार ऐसी है जो गोली और डंडे बरसाएगी, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। अब वो आगे भविष्य किसने देखा है, तो कुछ ना कुछ तो देखिए दबाव बनेगा। जैसे कुत्ते को लेके सुप्रीम कोर्ट तक को झुकना पड़ा, फिर वो क्या कोई आदेश, ऐसा कोई कड़ा आदेश तो नहीं दे रहे थे कि भाई इसको इन कुत्ते को मरवा दिया जाए या इनको ऐसे कर दिया जाए, हटा दिया जाए। बस यही कहा गया था ना कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको एक शेड में रख के उनका ध्यान रखा जाएगा, सरकार उनका ध्यान रखेगी। लेकिन कितने सड़क पे लोग आ गए कि नहीं आजादी, अरे भाई वो भी स्वतंत्र घूमना चाहते हैं, हुआ कि नहीं हुआ काम। तो हम लोगों के अंदर क्या है ना कि हम लोग एक दूसरे का ही वो करने में लग जाते हैं कि नहीं भाई तुम ठीक नहीं कर रहे हो हम ठीक कर रहे, तुम ठीक नहीं कर रहे हो हम ठीक कर रहे। तो ये जो ऐसे ऐसे की भावना है ना, ये हम सबकी एकता को ना तोड़ रही है, समझिए बात को। अब कोई गोपालक कहते हैं कि गो रक्षक अच्छा काम नहीं करते, बस इन लोग का काम है गौ गाय को तस्करी से बचाना, फिर ये लोग खुद इनके पल्ले पड़ जाता है कि कहाँ गाय को रखेंगे। सही बात है, उनको भी नहीं पता चलता है कि कहाँ रखा जाए गाय को। गौशाला में लोग रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गौशाला में ऑलरेडी चारा का इत्यादि का प्रबंध उतना ही रखा जाता है जितना कि गाय है, ठीक। अब यहाँ पर किसी का किसी के साथ ना कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, समझिए। गोरक्षक जाते गौशाला से तो उनको गौशाला से भगा दिया जाता है, फिर वो पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस भी टेंशन में आके उनको लगता है कि अरे इन लोग का नया ड्रामा शुरू है तो चलो इन्हीं लोगों पे वार कर दिया जाए। तो यहाँ गोरक्षक और फिर जो गोरक्षक होते हैं वो कर लेते हैं इन हम लोगों से ऐसे कि अरे ये लोग बिजनेस बना दिए हैं, खाली गौ माता की रक्षा करने के लिए नहीं आएंगे समय पे और अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, और हमें लगता है कि वो लोग बिना मतलब का कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग और गौ माता को कष्ट। तो यहाँ ये सारी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि सब कोई यही समझ है कि हम सही तरीके से काम करें, हम सही तरीके से। तरीका देखिए सबका सही है, किसी का गलत नहीं। जिसके अंदर गाय के प्रति संवेदना है, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो गाय की रक्षा करे, चाहे वो गाय की सेवा करे, सबका अपना अपना तरीका सही है। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी अभी है एकता की, इसलिए बार बार मैं कह रही हूँ संघे शक्ति कलौ युगे। आज बिहार में ही देख लीजिए, गाय के पर अच्छे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबकी आपस में ही नहीं बनती है, क्योंकि हर कोई अपना रेट, कोई रेट आगे भगाते हैं तो कोई नीचे कर लेते हैं, ठीक है, कोई ये, तो सब कंपटीशन में लगे हुए हैं। गाय को बचाने की कंपटीशन नहीं है, इस चीज का प्रतियोगिता है कि हम अच्छे से पैसा कमा ले तो हम अच्छे से पैसा कमा ले। तो ये इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये विजन अभी तक हम लोग का लक्ष्य कहते हैं हाँ गाय को बचाना है, लेकिन हम लोगों का लक्ष्य गाय को बचाना ना रह के अभी पैसा कमाना केवल हो चुका है। तो उसमें मान के चलिए कि हम लोग कभी संगठित नहीं हो पाएंगे। पैसा बहुत आवश्यक है, क्योंकि गाय तो पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करवाने वाली है। जब आप गौ करेंगे ना तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को प्रदान करने वाली है गौ माता। लेकिन वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम लोग संगठित मिलके नहीं काम कर पा रहे। आप जब भागवत कथा स्टोरी पढ़ेंगे तो कृष्ण भगवान कहते हैं इंद्र का पूजन बंद करो। सुनी है ना ये स्टोरी आपने, कथा कि इंद्र का पूजन बंद करो तो क्या करे? गोवर्धन की पूजा करो, वही पर्वत जो गायों का वर्धन करता है। तो जब इंद्र ने वर्षा किया, भले ही भगवान ही सर्वेश्वर थे, सर्वशक्तिमान थे, भगवान ने भले अपने इसमें कनिष्ठिका पे पर्वत को धारण किया, लेकिन सभी ग्वाल बाल एक साथ जुट के डंडा लगा दिए। उन सबको ये हो रहा था कि हमने पर्वत को उठाया तो हमने उठाया, और भगवान भी उनको श्रेय दिए, यहाँ भाई आपने उठाया,
भगवान ने ये नहीं कहा कि देखो मैंने एक उंगली पे उठा दिया, नहीं, वो तो बोले नहीं भाई भैया आपने उठाया। गोपियां भी, यहाँ तक कि स्त्रियां भी लग गई थी डंडा ऐसे उठाने में। तो देखिए कथाएं हमें संकेत क्या देती है ना, कि जब तक और भगवान ने इंद्र को यही इशारा किया कि तुम भले कितने भी सर्वशक्तिमान हो, इंद्र का मतलब क्या, जो ऐश्वर्य से युक्त है, तो चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, ऊंचे पद पर बैठा हुआ, एकता की शक्ति इतनी होती है ना कि उस ऊंचाई को भी गिरा सकता है वो। अब लेकिन गड़बड़ क्या कहाँ होता है, जो गलत लोग है ना वो बहुत जल्दी संगठित हो जाते हैं, ठीक है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बहुत जल्दी हर कोई संगठित हो जाते हैं। जैन जी में ही देखिए, जैसे नेपाल का ये है, ठीक है, तो सरकार ने भ्रष्टाचार किया, वो भी अपने स्वार्थ में वो थे, तो हुआ ना, आज आंदोलन हुआ, भले उन्होंने अपनी राष्ट्रीय संपत्ति ही नष्ट की, लेकिन जैन जी का इतना ज्यादा प्रभाव था कि हट गई सरकार, एक दिन में बदलाव हो गया, एक दिन में। कैसे अकेला कोई दो चार युवक जाता तो बदलाव हो जाता क्या? नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य कोई भी सरकार आए, चाहे कांग्रेस की आए, भाजपा की आए, किसी की भी आए, लेकिन एकता में इतनी शक्ति है कि उनको दबाव करके कहा जा सकता है, ठीक है। एक कहीं ना कहीं देखिए एक भय बन ही जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग पहले संगठित होना प्रारंभ करें। आपने जैसे कहा कि कथावाचकों का है, वो का मान लिया कि वो लोग केवल कथा ही कर करके ला रहे जागरूकता, ये कर रहे हैं, ठीक है, आपसे अपेक्षा रख रहे हैं निःशुल्क का, आप निःशुल्क उनको दे दो, ये करो वो करो, ठीक है, तो आपकी हानि करके अपना लाभ सिद्ध करें वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उनके भी केंद्र में गोवंश का संरक्षण है तो वो भी अपने स्तर से ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सबसे बस यही मैं बार बार प्रार्थना क्यों करती हूँ कि पहले एक हो जाइए, बिना किसी वैमनस्यता के कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा है तो ये बुरा। अगर किसी के अंदर गौवंश संवर्धन के लिए संवेदना है तो आइए एकजुट होकर हम लोग कम से कम लाख लोगों को इकट्ठा कर ले। अगर 1 लाख लोग भी, 50,000 से 1 लाख लोग भी दिल्ली के रामलीला, ये गाय के लिए आप देखिए सोशल मीडिया, ये कुत्ते के लिए हुआ था ना, श्वान के लिए, सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज आने लगे, तो वहाँ दिल्ली के सड़कों पे लोग आने लगे, कितने दबाव में आ गया था, एक हो गए थे, सबका एक ही कहना था, भाई कुत्ता अपना स्वाभाविक उसका है, उसमें सिखा रहे हैं कि ऐसे खड़े रह जाओ तो नहीं काटेगा। हम लोग कब होंगे? हम लोग नहीं हो रहे हैं, हम लोग अपना अपना बस इसमें काम बना रहे हैं और कुछ नहीं। इसलिए अगर सचमुच हम लोगों के अंदर पीड़ा है तो देखिए एक होना पड़ेगा, गौरक्षक को भी साथ लेना पड़ेगा, बस ये मेरा विचार है। अब इसमें आप लोग कहिए कि और क्या हो सकता है, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो उसको भी आप रोक सकते कि नहीं हम आपके विचार से सहमत नहीं है, इसको दूसरे तरीके से किया जा सकता है। जी जी सुनिए जी, आपने अच्छी बातें बताई, सारी ठीक थी बातें, देखने सुनने में समझने में। कुछ बातें क्या होती हैं, जब तक उनको प्रैक्टिकल नहीं किया जाएगा ना, बिल्कुल। तब तक वो समझ में ही नहीं आएंगी। कि थ्योरेटिकल कुछ और बातें लिखी होती है और प्रैक्टिकल करने चलेंगे तो कुछ और ही आपको मिलेगा। समस्या क्या है कि जो भाई ने अभी बताया था और आप भी कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ इसमें आपकी बात को जोड़ करके, कि जितने भी जैसे मत पंथ आदि हैं, जैसे वही मंडलेश्वर हैं, या जो कुछ भी हैं कथावाचक है, ये ठीक है अपनी तरफ से जो इनसे बन पड़ रहा है। एक तो ये तरीका है, भाई हमारे से भाई 500 गौों की सेवा हो रही है तो हम 500 की कर लेते हैं, ठीक है? दूसरी बात, जो इसके अलावा 500 के अलावा भी तो गाय है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उनको ही बात ये अपना बस है, करना है। अगर देखो स्वार्थ की बात की जाए तो मेरे घर में गाय है, ठीक है, मैंने गौ पाल ली और मैं गौ रक्षा कर रहा हूँ अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर सारे संसार की भी गाय अगर इसी क्षण खत्म हो जाए और मेरी गाय बच जाए तो मैंने गौ रक्षा ही सीधी हुई मेरी बात तो, ठीक नहीं हो। है? हाँ, तो यही कारण है कि भाई उनके पास 500 ही गाय की अगर उन्होंने सेवा का ठेका उठा रखा है तो ठीक है। लेकिन जो असली दर्द की बात है ना, ये है कि भी 500 के अलावा भी तो गाय है ना। बिल्कुल। गायें चाहे गौशाला में किसी के पास रहे चाहे किसी के पास रहे, लेकिन गाय जो मूल बात है, गाय कटनी नहीं चाहिए, सबसे बड़ी।
हम्म ठीक है। दूसरा और कारण, कई कारण है इसमें, एक कारण के पीछे अगर चलोगे तो समझ नहीं आएगी। जैसे विशेष करके आप देखोगे तो गांव में कम, शहरों में ज्यादा गाय भी कह रहा हूँ। तो ये मान लो विशेष करके नंदियां जो वो ज्यादा भटकती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जो विशेष करके डेयरी उद्योग है ना, हम्म ये इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। मतलब ज्यादा मात्रा में गायों से बच्चे निकालना और फिर हम्म उनको सड़क पे छोड़ देना, क्योंकि वो एकमात्र प्रॉफिट पे चलती है। ठीक है जी। और जब बिजनेस की बात आती है ना हर जगह पे, तो वहां पर एकता काम नहीं चलती। मान लो आज पेप्सी और कोका कोला, ये दो कंपनियां हैं, बना दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक्स रही हैं। ठीक है, उसमें पार्ले एग्रो जोड़ लो, वो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स ही बना रही है, लेकिन एकता तो उनमें भी नहीं है ना। हम्म बिजनेस के मामले में किसी की एकता नहीं चलती, हाँ, लेकिन उनके खिलाफ आप कुछ कदम उठाओ तो तीनों एक हो जाएंगे। ठीक है? बिल्कुल। तो ये चीजें जो मूल बात है ना कि गाय कटनी नहीं चाहिए, इसका समाधान क्या होगा? मैं कई बार सोचता हूँ, भाई हमारी भी, मैं अपनी भी इसमें जोड़ लो, सबको ही जोड़ लो, या फिर जितने भी, जैसे महामंडलेश्वर आदि हैं, या जितने भी अखाड़ों के जो जो कुछ भी हैं, भाई ये खुद ही अभी तक एक नहीं हुए, हम कैसे हुए? सबसे पहली बात है ना। सही बात। तो इनको, और नहीं, दूसरी इसमें समस्या क्या है, एक ना होने के पीछे कारण ये है कि इनका निजी स्वार्थ, हम्म इन सब का निजी स्वार्थ आड़े आता है कि मेरे हाथ में अगर पद प्रतिष्ठा भी आई है ना, तो ये छूट ना जाए कहीं, मैं लेकिन सरकार को। एक एक मानना पड़ेगा भ्राता जी, जी। गौ को लेके सभी एक है। नहीं, गो को मतलब ले भले नहीं, नहीं विचार अलग देखो अलग है, सुनो, लेकिन गौ कटनी नहीं चाहिए ये तो सब कहते हैं एक कहते साथ। हैं, कहने के, मैं कह रहा हूँ हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। हम्म गो को लेके मान लिया, विचारों में शास्त्र तो कहता ही है कि भाई गाय की रक्षा होनी चाहिए। तो हम्म सभी वही तो, मतलब कथावाचक अगर जो जो भी कथा आदि करते हैं उसमें यही तो बात तो कहते हैं ना शास्त्रों की, गाय की रक्षा होनी चाहिए। हम्म होनी चाहिए, यही बात है बस। कौन करेगा ये बात तो मत पूछो अब। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप बोल रहे हो भाई 1 लाख, कुछ मामलों में जो सरकार है उसका रवैया ठीक नहीं है किसी हाल में भी। जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, जहाँ आप हरिद्वार में पढ़ते थे, वहां पे ही एक स्वामी सानंद हुए थे, आईआईटी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। हम्म तो बाद में स्पिरिचुअलिटी में आ गए। तो वहां पे उन्होंने गंगा के ऊपर जैसे बांध बन रही है ना, उन बांधों के खिलाफ उन्होंने अनशन किया था। और करीब करीब, शायद मैं, जहाँ तक मुझे याद है, 60 से 100 दिन के आसपास की उन्होंने अनशन किया था, बिल्कुल आमरण अनशन जिसको बोलते हैं। और लास्ट में उनकी मृत्यु ही हो गई थी, किसी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की उसकी। हम्म दूसरी बात, कुत्तों के और गाय का संबंध क्या है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियरफाई कर देता हूँ। कुत्तों के लिए जो आज की जो युवा पीढ़ी है ना, वो ज्यादा आकर्षित है बजाय गाय के। बिल्कुल। ठीक है। अब उसमें कारण है, हर चीज के पीछे देखो कोई ना कोई कारण होता है, क्यों है? उसके पीछे ये है कि ना तो कुत्ते का जैसे, भाई उसका पेशाब काम आएगा। ठीक है। कुत्ता दूध वैसे ही नहीं देता। ठीक है, ये चीजें उनको मतलब ज्यादा सहूलियत प्रदान करती है। अब गाय के पीछे तो भाई आपको अगर दूध, विशेष करके लोग तो दूध के लिए बांधते हैं गाय आज के हम्म समय में। ठीक है। हम्म तो उसका दूध निकालना एक हो गया। ठीक है, उसका गोबर आदि, गौमूत्र आदि, ये खर्चा हो गया। ठीक है। इन चीजों को मेंटेनेंस का जो कॉस्ट आता है, एक बात। दूसरा, आयुर्वेद कहता है कि गौमूत्र का सेवन करना चाहिए या पंचगव्य का सेवन करना चाहिए। लेकिन आज की जो पीढ़ी हो चुकी है ना, वो तार्किक हो चुकी है। हम्म हमारे पास सिद्ध करने के लिए प्रमाण भी तो होने चाहिए ना, कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात है। आकर्षित किस तरह से किया जाए युवा पीढ़ी को, ये सबसे बड़ी बात है, तभी तो आएंगे ना। आज के समय में ऐसा नहीं है जी, कोई भी, मैं, आप प्रैक्टिकल इस चीज को सोचो, युवा तो अगर हम आप इकट्ठे होकर के पहुंचे तो एक अलग बात है। ठीक है। दूसरी बात है, जो बड़ी पीढ़ी है ना, वो मतलब जैसे संसार में रचपच जाते हैं ना, उस भाव के आगे बढ़ते हुए वो क्या सोचते हैं कि ठीक है जी, चल रहा है तो चलने दो। हम्म सरकार का रवैया हर एक के प्रति अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पे जैसे हरियाणा की मैं बात करूँ, मेरे जो शहर में, आपने नाम सर्च कर लेना उनका, स्वामी संत गोपाल दास जी थे, हम्म अभी भी हैं।
लेकिन अभी वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। उन्होंने लगभग 100 प्लस 105 दिन का अनशन किया था और उससे भी ज्यादा ही था। आमरण अनशन था, कुछ भी नहीं खाया उन्होंने कि भाई। और किसके लिए किया था? गौ हत्या के लिए नहीं था अच्छा। विशेष। हाँ, गौरक्षा उनको, उनका जो मानना है कि गौरक्षा कैसे होगी, भाई गायों के नाम पे हमारे आपके पूर्वजों ने, जब तक गाय हमारे देश में नहीं कटती थी तब तक उनकी व्यवस्था किस प्रकार से हो उसके लिए उन्होंने गोचर भूमियां बनाई हुई थी। हर हाँ। एक हर एक गांव में होती थी। अभी हम्म। क्या है कि लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। बिल्कुल सही। ठीक है, ये है मूल कारण गायों को मतलब भटकने का। अगर मैं उस दिन भी आपको डाटा बताया था कि हमारे यहाँ पे जो अभी प्रेजेंट का डाटा है ना, गायों का लगभग 4 लाख के आसपास गाय है और 8 लाख एकड़ से ज्यादा गोचर भूमि है। हम्म। एक गाय के हिस्से में 2 एकड़ आती है। 2 एकड़ को अगर मैं बताऊं तो मोटा मोटा मान लो 10,000 गज। हम्म। अभी समस्या ये है कि उसको अधिकार कहाँ से मिले, समस्या ये है ना। गोपाल दास जी ने आमरण अनशन किया था। मैं सरकार की जो करनी बताता हूँ आपको। पिछले लगभग 15 साल से बीजेपी है हमारे यहाँ पे और केंद्र में भी है ये। गोपाल दास जी को हमारे यहाँ पे रातों रात उठवा लिया गया जगह से। कितने कितने दिन में, मतलब कब तक एक वो सौ थे? पांच दिन तो ऑन रिकॉर्ड है। ओ। ठीक है जी, हम्म। 105 दिन का ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने 105 दिन का अनशन किया था। उसके बाद उनको उठा लिया वहां से। अच्छा, कुरुक्षेत्र में जो आए थे उसके बाद उठा लिया क्या उनको? नहीं, कुरुक्षेत्र में भाई वो एक दिन के लिए ही आए थे। ठीक है। हाँ हाँ, वो समझ। हाँ, सिर्फ उसी समय पे आए थे, तब भी वो मतलब गायब ही थे। और उससे पहले वो क्या था कि उन्होंने जैसे सुपारी दे दी थी सरकार ने उनकी, भाई इसको मार दो। अब जिन व्यक्तियों ने उसकी सुपारी ली थी ना, तो वो लेकर के उसको चले गए, एक सुनसान जगह पे ले गए। पहले तो उनको एडमिट रखा था कई दिन हॉस्पिटल में, ताकि ये भाई किसी तरह से जीता रहे। ठीक है, फिर वहीं अच्छा। से उनको ट्रांसफर कर दिया उन्होंने, उठा करके ले गए वो। और खुली सुनसान जगह पे ले जा करके उनके जैसे भाई परमात्मा सबके अंदर वास करता है, उनके अंदर भी शुद्ध भावना आ गई और उन्होंने उनको जाने दिया। ठीक है, तो अच्छा। इस तरीके से वो बच करके वहां से आए थे। हम्म। बात ये है ना, उनका अनशन इसके ऊपर था कि भाई आप गायों को भले ही गोरक्षा मत करो, कोई समस्या नहीं, गायों की गोचर भूमि छोड़ दो, बस गोरक्षा अपने आप हो जाएगी। एकदम सही। और पता है, सरकार में बैठे लोग ही गोचर भूमि को खाते हैं। जैसे मैं, मेरी उस दिन बात अधूरी रह गई थी, दरभंगा गौशाला जहाँ मैं हूँ, हम्म। यहाँ से मात्र 10 मिनट की दूरी पे है। जी। तो यहाँ के ये दरभंगा गौशाला बहुत बड़ी गौशाला है, ठीक हम्म। है। एकड़ में समझिए ना, बहुत। तो हम्म। दरभंगा महाराज ने दिया था गोचर भूमि, 3 हम्म। जगह इसका था स्थल। हम्म। ठीक हम्म। है, गंगवाड़ा और एक मोहम्मदपुर और एक ये दरभंगा। हम्म। तो उधर गोचर, तो सारे गोचर भूमि को यहाँ के विधायक जी ने ले लिया। और तो- वहां पे हॉस्पिटल के जी। लिए, जी। हॉस्पिटल के लिए बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी गौशाला की सूचना, एक होता है ना कि हाँ हम्म। बताया जाए कि हाँ इस गोचर भूमि को जी। चुपचाप कहाँ से लिया, कहाँ दिया, जी। और जी। वहां पर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, बन गया है लगभग। इसका ठीक है। देखो, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। क्या होती है कि हाँ। इसको बोलते हैं, अगर देसी भाषा में बताऊँ ना, हमारे यहाँ पे ये जो जमीन होती है आज जिसको हम गोचर कहते हैं, इसको बोलते हैं शामलात की जमीन। शामलात बोलते हैं एक गांव की जो सरपंच की पंचायत होती है ना, उसके हम्म। अंडर में जितनी एक्स्ट्रा जमीन होती है जो पंचायत के नाम होती है, हम्म। वहाँ की मतलब वहाँ की जो सरकार होती है गांव की, उस सरकार के नाम होती है वो जमीन। हम्म। वो उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ पट्टे पर दे देते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे कोई प्राथमिक चिकित्सालय बनना है तो उसको दी जाएगी। ठीक है, हम्म। कोई स्कूल आदि बन रहा है तो वहाँ उसको दी जाएगी। कोई बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड वगैरह बन रहा है तो उसको दी जाएगी। ठीक है, इसी हम्म। प्रकार से इस जमीन का यूज होता है। ठीक है? तो ये जो अगर देखो, अगर हॉस्पिटल सरकारी है, बात ये है, अगर हॉस्पिटल सरकारी है तब तो जायज है वहां पे बनना। ठीक है। हम्म। दूसरी बात, अगर सरकारी नहीं है, उसका भी निजी प्रॉपर्टी है, तब उसके ऊपर केस हो सकता है। नहीं, देखिए, जैसे हॉस्पिटल सरकारी हो या निजी हो, हम्म। कहने का तात्पर्य गोचर भूमि हम्म। गाय के लिए ही होनी चाहिए। मान लीजिए सरकार ही अगर हम्म। उसको ले ले, तो वो भी तो गलत कर रही है ना। हम्म। अब गायों के लिए जो गोचर भूमि के लिए जो हरा घास चारा इत्यादि सब करवाया जाता है, तो वो बिल्कुल नहीं मिलता उनको। हम्म। बेचारे सूखे घास खा खा के अपना प्राण कैसे भी बचा रहे हैं।
तो स्थिति तो यहाँ की बहुत ज्यादा दुर्दशा में केवल है, क्या इतनी बताऊं मैं। ही केवल इतनी ही स्थिति गड़बड़ नहीं है, दूसरा एक और कारण है। देखो गाय है ना, भूख से कभी भी नहीं मर सकती, पहली बात। हम्म, सरकार के अगर टुकड़ों पे गाय पलने लगे तो कभी की मर चुकी होती सारी। हम्म, हमारे देश के जो भी आप लोग, हम लोग जितने भी हैं, जो भी नागरिक है, केवल गाय को आज तक वही जिंदा रखी हुई है, जो बिल्कुल गौशाला सही, वाली गाय है, ठीक ये है। तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और इसमें समस्या ये है कि इनमें जो गौशालाओं में व्यवस्था बैठी हुई है ना, ये एकदम की नमक हरामी करती है। बिल्कुल सही। ये गायों का हिस्सा ऐसे खा जाते हैं और डकार भी नहीं लेते, इसकी कोई मतलब छिपी हुई बात नहीं है किसी हाल में। मुझे ये आश्चर्य लगता है, सभी गौशाला का ऐसा क्यों हाल है? सभी मुझे का लग रहा ऐसा था, हाल अभी तक मुझे नहीं लग रहा देखो, था कि शायद दरभंगा गौशाला में कुछ ज्यादा है। मैं सभी का जहां ऐसा सुनती हूँ तो हाल सरकारी गौशाला का यही हाल है। सभी का ऐसा हाल इस कारण से है ना, हम्म, कि जो इसमें मूल कारण ये आता है कि बहुत आसान रास्ता है ये चीज खाने के लिए। हम्म, कुछ नहीं करना, वहां पर जा करके आपको मैनेजमेंट में उसमें शामिल हो जाना, थोड़ी उनकी आवभगत करनी है, बस आपकी कमाई होगी शुरू में। मेहनत तो कुछ करनी नहीं थी उसमें, चरण चंपी तो करनी है उनकी। हम्म। तो और इसमें देखिए, अब हाँ समस्याएं तो देखिए भ्राता जी बहुत सारी है। हाँ तो इसलिए अभी जो आपने जिनका नाम लिया है, ठीक है, वो महाराज जी, देखिए किसी का भी प्रयास कभी विफल नहीं जाता। आप जो कहेंगे कि अभी उनको ऐसे किया गया, उस समय तो सोचिए लाख लाख लोगों की भीड़ 1966 में, है ना, नवंबर जी 1966 में हुआ था। केवल करपात्री जी महाराज को इसलिए विशेष हम लोग बोल देते हैं क्योंकि उन पर ज्यादा अत्याचार है, ठीक है। ठीक है। लेकिन उसमें हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, शंकराचार्य जी भी थे, जी जी बहुत सारे लोग थे, आप पढ़ेंगे तो। ठीक है। अब क्या है ना, अभी इस बात को हमें थोड़ा समझना होगा कि अभी सोशल मीडिया का भी जमाना है, ठीक हम्म, है, पहली बात। ठीक है। और जितने भी एक्टिविस्ट आपको दिखेंगे, तो हाँ सबसे पहले आपको किसी भी आंदोलन करने से पहले सोशल मीडिया पे बड़ी जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, हम्म, फिर वो कोई आंदोलन का उसका स्वरूप दे देते जी हैं, जी ठीक है। तो अभी हमारे पास एक प्लस पॉइंट है सोशल मीडिया। अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो हम गौ हत्या संपूर्ण रूप से बंद हो, ये देखिए कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि सरकार को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है बीफ एक्सपोर्ट करने में, बहुत जी जी ज्यादा, ठीक है। तो हाँ, आपको सरकार दिखाने के लिए कह सकती है, हाँ जी ठीक है, आपका मन हो तो। अभी तो शायद हाँ वो हो भी गया मुझे लगता है, इसलिए तो गौ तस्करी लोग जी जी करते हैं ना, गौ रक्षक लोग, कि हम्म, आप दिखा के नहीं कर सकते हो तस्करी, है ना, दिखा जी के ऐसे नहीं कर सकते हो। छिप छिपा के करो, लेकिन दिखा के करोगे तो पकड़ लिया आ जाएगा, तो फिर ऐसे हो, ठीक है। जी इतना तो हो गया। हम्म, जैसे आपने कहा गोचर भूमि का, मान लीजिए गाय हैं, उनके लिए गोचर भूमि ही नहीं है, तो खाएंगी क्या, वो हम्म, रहेंगी कहाँ, ठीक है। गौशाला धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो सबसे पहले कुछ हमें एक ऐसे अभी तो मौखिक रूप से हम लोग कर रहे हैं, हम्म, लिखित रूप से पहले तो हमें एक प्लान तैयार करना होगा कि अगर हम कुछ ऐसा करते भी हैं, ठीक है, संगठित होके, सबको एक साथ लेके, तो हमें ऐसा कुछ डिमांड करना है कि चाहे वो आगे वाली हमारे साथ कितना भी चाल चले, ठीक है, हमें उनके चाल को समझते हुए, क्योंकि हमें पता है कि ये कुछ ऐसी शर्तें हैं जो वो मान ही नहीं सकते हैं, जी क्योंकि उनके उसमें लिखा ही हुआ है कि वो करना ही उनके लिए अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि हिरण्यकश्यप ने मांग लिया था ना कि मैं जल में ना थल में, या जी वो जी में। तो आजकल ये सरकार लोग यही करते हैं, ठीक है, अमर होने का वरदान तो नहीं, लेकिन वो ऐसे ऐसे करते हैं, हम्म, ठीक है। तो कोई उपाय तो लगा लेते हैं अपना ये करने का, तो हम भी उन्हीं की तरह, उन्हीं की भाषा में हम ऐसा उपाय निकालें कि अगर वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं भी करते हैं, तो हम कुछ मांग ऐसी रखें कि हम्म, एटलीस्ट जो गोवंश है वो बच जाए, ठीक है। जी अभी देखिए, हमने देखो, केवल अपनी समस्या नहीं सुनी है, थोड़ा सा हमें। ना इसको जी जी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जी। जो भी हम बोल रहे हैं कि भाई देखो, ये सारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं हम्म, कि गाय की रक्षा होनी चाहिए। ये हम्म, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पहली बात। दूसरा, संविधान कहता है कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, हम्म, ठीक है? लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना सरकार के हाथ में है, सबसे बड़ी बात। अगर कानून कोई सरकार लेकर के आ रही है, जैसे अभी बीएनएस आया था, तो उसको इम्प्लीमेंट हम थोड़ी करेंगे, सरकार करेगी ना सबके ऊपर। हम्म, तो वो जो कानून
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया हुआ है, संविधान कहता है कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन गाय की रक्षा नहीं हो रही। इसमें सीधा सीधा दोष सरकार का है, ना मेरा है ना आपका है। और दूसरी बात है, अगर अगर देखा जाए तो 15 साल हो गए हमको अभी, जैसे तीसरी बार अभी आए हैं ना, तो 10 साल तो निश्चित रूप से हो गए अभी, 12वां साल चल पड़ा है। तो हम विशेष करके अगर हिंदुत्व के नाम पे अगर सरकारें आ रही हैं किसी देश में, किसी राज्य में, तो वहां पे सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि जो अगर हिंदुत्व में गाय सबसे ऊंची मानी जाती है तो उसकी हत्या बंद होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी अगर काम नहीं किया जा रहा तो कहीं ना कहीं नीति में खोट हो चुका है। तो हमारे भी केवल सरकार को नहीं आरोप लगा सकते, हम भी तो सुस्त हो गए हैं ना, हम हम भी सो गए हैं देखो, ना। हम सो गए हैं ये बात तो मान लेते हैं, चलो एक बार आपकी, पर हाँ, केवल हमारे जागने से ऐसा हो जाए, सरकार को अपने कर्तव्यों का अगर ध्यान नहीं रहता तो ठीक है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनको, उनको सरकार को अपने कर्तव्यों का ज्ञान दिलाएं, ये बात मान बिल्कुल, ली जाती है। बिल्कुल। हुँ, अब बात ये है, मैं आपको बताता हूँ, आप, मैं उस शुरुआत में ही बोला था कि ये जितने भी मतलब विशेष करके हिंदू धर्म का दायित्व आज कौन लिए हुए हैं अपने? जितने भी संत महात्मा धर्मगुरु, आदि हैं, केवल धर्मगुरु ही बिल्कुल, लिए हुए हैं ना कि हिंदू धर्म का हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक बिल्कुल। है, तो इन्हीं का ही कर्तव्य होना चाहिए कि ये सब अपना मिल करके अपने जैसे अ, मंशा सरकार को जाहिर करें कि भाई रक्षा होनी चाहिए। या एक बार माइक बंद कीजिए अपना, अगर आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। जी, आप बोलिए। हाँ, हुँ, तो ये, अब दूसरी क्या है, मैंने बोला था कि इनका निजी स्वार्थ होता है हर चीज के पीछे। हुँ, ठीक है, अभी क्या, आप अगर उठाओगे ना, जैसे पीछे शायद आप उस समय पे पढ़ रही होंगी मेरे ख्याल से, गोपाल मणि जी ने रामलीला मैदान में इकट्ठा किया था। हुँ, हुँ, एक नहीं, शायद 3-4 बार इकट्ठा किया था। हुँ, उसके बावजूद भी, और आप स्थिति देखिए कितनी दयनीय है, उनकी कोई मानी नहीं गई, मतलब गाय की रक्षा नहीं हुई। दूसरी बात, उन्होंने गाय की रक्षा के लिए स्वयं अपने क्षेत्र से, शायद वो हिमाचल के हैं, हुँ, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा, हुँ, उनकी जमानत जब्त हो गई। हुँ, समस्या ये है ना कि लोगों का जो कर्तव्य है, अपने कर्तव्यों पे उनका भी ध्यान नहीं है। सरकार भी, मतलब वो बोलते हैं ना, एक कहावत है, अंधेर नगरी और चौपट राजा, हुँ, वो स्थिति में आकर के खड़े हुए हैं। जंजीज हैं जितने भी, उन्होंने अपनी मांगे मनवानी थी वो मनवा ली, ये बात हुँ, ठीक है। उन्होंने कुत्तों के लिए मांगे मनवानी थी, मनवा ली। लेकिन गाय के नाम पे हमेशा से राजनीति होती आई है। अगर इंदिरा ने मतलब गोली चलवाने का आदेश दिया था, तो उसकी, देखो ये स्वर्णिम अवसर होता है इस चीज का भाई। वो सरकार अगर अहि- अहिंदुत्ववादी सिद्ध हो जाए, तो सबसे पहले तो यही किया जाए कि भाई आप सत्ता में आते ही उस गोरक्षा को पारित करो, गोरक्षा करके दिखाओ। तो अपने आप ही ना सिद्ध हो जाएगी कि वो सचमुच में हिंदुत्व विरोधी सरकार। हुँ, हुँ। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा विचार विमर्श अगर अच्छे से किया जाएगा ना कहीं मूल की इसमें जड़ में हम पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी हम लोगों के पास स्वर्णिम अवसर है। हम्म। हम लोग काम तो कर रहे हैं, नो डाउट। अच्छा देखिए, अभी स्वर्णिम अवसर क्या है, अगर सरकार ये कहती कि भाई गाय का ये है वो, तो हम ये भी उनको दिखा सकते हैं कि सही में गाय तो हर रूप से उपयोगी है, पृथ्वी मात्र के लिए उपयोगी, पहली बात। बहन जी क्या लेकिन बात है कि मैं, यहाँ देखो, पर आपके पास शायद डाटा नहीं होगा, जी, ठीक है, लेकिन सरकार के पास हर एक चीज का डाटा है। बिल्कुल। मैं इतनी गारंटी कह सकता हूँ, मतलब मान लो अगर हमारी चर्चा थोड़ी विशेष होती चले और धीरे धीरे मतलब ग्रोथ करती चले ना, हुँ, तो आपको शायद, आपको भी नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता होगा, शायद किसी भी सदस्य को ये नहीं पता होगा कि सरकार का कोई ना कोई एजेंट हमारे बीच में अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा होगा। अच्छा। हाँ, हुँ, ठीक है, इस तरह से राजनीतियां चलती हैं। हुँ, तो सरकार के पास हर एक चीज का डाटा है। हुँ, अगर मान लो किसी कोई नस्ल संवर्धन का कार्य हो रहा है, तो हुँ, जितना अच्छे से सरकारें कर रही है ना, मतलब अपने अपने क्षेत्रों में भी, क्योंकि राजा की संपत्ति उसका पशुधन भी माना जाता है। हुँ,
वो ये अलग बात है कि सरकारें उसको कुछ काटती रहती हैं, कुछ बढ़ाती रहती हैं, लेकिन पशुधन भी राजा की संपत्ति माना जाता है, तो उसके ऊपर भी सरकार को खर्चा करना पड़ता है। हम्म, जो कार्य सरकार के पास हर एक चीज का डाटा है, अंग्रेजों के समय का भी डाटा है, हर एक चीज का डाटा है, उनको पता है कि कौन सी की चीज कैसे चलेगी, क्योंकि उनके पास एक मतलब है बिल्कुल प्रैक्टिकल लोगों की, वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी अच्छी टीम भी चलती है। हम्म। के बावजूद अगर नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं बात यही आती है कि उनकी नीयत में खोट है। या उनकी मजबूरी भी हो सकती है। हाँ, तो मजबूरी तो है ही ना। मजबूरी ये है कि अगर आपको मान लो विदेश में एक्सपोर्ट करना है, हम्म, केवल विदेशी मुद्रा के लिए ही तो कर रहे हैं ना। हम्म, अब बात ये है, जैसे ताजा उदाहरण देखिए, मान लो यूएस के राष्ट्रपति ट्रम्प टैरिफ लगाते जा रहे हैं बार बार, हम्म, भारत नहीं झुक रहा। हम्म, ठीक है, यहाँ पर तो हम सब सीना चौड़ा करके खड़े हैं कि भाई हम नहीं झुकेंगे, चाहे तुम 100% क्यों ना लगा लो टैरिफ, कोई समस्या नहीं है। लेकिन गाय के मीट एक्सपोर्ट के मामले में भी तो हमको खड़े हो जाना चाहिए, भाई हमारा देश है, हमारी भावनाएं हैं, हम क्यों बिल्कुल, करेंगे। भाई बिल्कुल। आप पैदा करो, आपके यहाँ पे भी तो तरह तरह की गायें हैं, आप करो, उनको आप आपको बीफ खाने का शौक है तो आप अपने ही देश में चाहे करो आज और की करो। आज आप सारी गायों को मार डालो अपने देश में। बिल्कुल, बिल्कुल। बात ये है ना। तो हम्म, सरकार का जो मतलब इस मामले में जो दोगला चरित्र नजर आता है ना हर एक सरकार का, चाहे वो कोई भी हो। जैसे योगी जी आए थे तो आते ही तुरंत उन्होंने बोला था कि वे गौ हत्या बंद होगी, आते ही उन्होंने की, लेकिन की वो जो अवैध थी। वैध आज भी चल रहे हैं कत्ल कारखाने। हम्म, उदाहरण के तौर पे जैसे कपिल सिब्बल है एक, हम्म। उनका यूपी में है कत्ल कारखाना, आज भी है, ये आज भी चल रहा है। एडवोकेट कपिल सिब्बल। हाँ बिल्कुल है, हम्म, आज भी चल रहा है वहां पे। कारण उसका ये है ना कि वो लीगल है, सरकार से अप्रूव्ड है। हम्म, तो ये चीजें, इनको जितनी गंभीरता से समझा जाएगा ना, मतलब जड़ उतनी ही पकड़ में आती जाएगी। और उसका समाधान, समाधान क्या होता है, हर एक चीज का समाधान, अगर देखो आपको किसी के साथ मारकाट तो हमको करनी नहीं, भाई हम मार डालेंगे किसी को, ठीक है। अगर इसका कोई लीगल समाधान होता है ना, तो ये होता है कि सबसे पहले अपने जहाँ से काम शुरू अपने एरिया से करना चाहिए, तो वहाँ का डाटा निकालो सबसे पहले कि यहाँ पर पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है ना। उसके बाद दीदी जी, ही हाँ जी, जी, जी। एक मिनट, अभी जुड़ा है एक महाराज कौशलेंद्र जी, कथावाचक हैं, जी अच्छा, उत्तर जी प्रदेश वृंदावन से। ये हम लोग जी, जय गौ पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी के शिष्य हुए हैं। हमारे यहाँ अच्छा, भी कथा का, ये गौ माता का विषय भी लेते हैं। जी जी। बहुत सुंदर। जी, जय गौ प्रणाम माता। महाराज जी। प्रणाम। महाराज जी थोड़ा आइए माइक पे, माइक आपका बंद है। अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। जय सिया राम, जय गौ माता। जय गो माता, जय गोपाल। जी, जय गौ माता। आपका स्वागत है। और दुर्गेश व्रता जी ने कुछ आपको बताया होगा इसके विषय में। तो हम लोग गौ गीता संगोष्ठी का उद्देश्य एकमात्र है कि हम कैसे गौवंश का संवर्धन और सुरक्षा दोनों एक साथ करें। इस विषय में यदि आप भी जी कुछ कहना चाहते हैं तो अभी समय तो हमारा समापन का होने वाला था, लेकिन आप आए हैं अपने दो शब्द कह के और फिर हम विश्राम करेंगे। जी। नमो नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभ्यैव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च नमः। भगवान श्री कृष्ण से साक्षात गोलोक में प्रकट होकर धरती पे सेवा देने वाली गौ माता का जो कलयुग में बहुत बुरा हालत है, उसका मेन जिम्मेवारी जो है सभी हिंदुओं को लेना चाहिए। क्योंकि मैं तो दिन रात भ्रमण करता हूँ और 4 साल से लगातार भ्रमण कर रहा हूँ। अभी मैं एक जगह भ्रमण करते हुए मिर्जापुर से लेकर जबलपुर तक गया, हम्म, क्योंकि
तो बिहार ही नहीं, समग्र भारत की गौ माताओं की बात होनी चाहिए। और बिहार में तो, यहाँ तो गौ रक्षा की बात तो कोई जानता ही नहीं। गौ रक्षा होता क्या है, गौ सेवा क्या होता है। और बिहार में गौ की सेवा की बात का प्रचार करना बहुत बड़ा विषय है। यहाँ तो लोग छोटे मोटे भगवान की कथा भी नहीं जानते, पर जहाँ कथाएं बहुत हो रही हैं मध्य प्रदेश में, जिधर के आप आपकी आवाज कट रही है बागेश्वर महाराज धाम जी। भी हैं, क्योंकि जबलपुर, मैहर, कटनी, रीवा कर सकता है, पर संकल्प लेना पड़ेगा कि हर घर में एक गौ हो, हर घर में एक गौ माता हो कम से कम। जैसे कोई भी, जो भी हिंदू हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, करोड़पति हो, कैसा भी हिंदू हो, उसको गौ के प्रति आस्था और निष्ठा रखना तब संभव होगा जब घर घर के हिंदू जगेंगे। हर हिंदू जो आस्तिक हैं, वैष्णव हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, और यही जगाने का प्रयास करें, जो हिंदू कम से कम भगवान से जुड़े हुए हैं। जी। क्योंकि जब तक वैष्णव जगत के लोग, जो कि गोपाल को मानते हैं, राम कृष्ण को मानते हैं, हरि को मानते हैं, ऐसे तो सनातन के समस्त लोगों को जुड़ना चाहिए। पर वैष्णव जगत के लोगों को विशिष्ट रूप से जुड़ना चाहिए गौ सेवा से, और घर घर जाके गौ माता के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का काम करना चाहिए, क्योंकि गौ रक्षा बिना प्रेम के संभव ही नहीं। गौशाला खोल के गौ रक्षा नहीं हो सकता, संवर्धन हो सकता है, थोड़ा नस्लों का संरक्षण हो सकता है, रक्षा नहीं हो सकता। आप लोग बताइए जो हमने बोला, क्योंकि मैं तो भ्रमण कर रहा हूँ, मैं अपने भ्रमण के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। जी, जी, बिल्कुल सही है आपका कहना कि गौ महाराज जी, रक्षा के लिए। जी, महाराज जी प्रणाम जय श्री राम। जी। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा आपकी बात के ऊपर। बात ये है जी, जी देखो जैसे आपने बात बहुत अच्छी कही, जैसे भाई माताओं का जो रक्षा शायद वृद्धाश्रम में नहीं हो सकती, सेवा मात्र हो सकती है। ठीक है? जी ऐसे ही गायों की रक्षा गौशालाओं में नहीं हो सकती, थोड़ी सेवा मात्र हो सकती है। ठीक है, पर जी जी समस्या समस्या ये है कि अभी के हाल में, आज की जो स्थिति है उसमें गौशाला रखना इतनी आवश्यक हो चुकी है कि अगर मान लो किसी हर एक को दे दी जाए तो कोई उनको लेना स्वीकार नहीं करेगा। उसका कारण ये है कि उनके ऊपर किसी ने काम ही नहीं किया, संवर्धन ही नहीं हुआ उनका। अब बिना दूध की गो को कोई भी नहीं रखना चाहता, सब भगा देते हैं उसको बाहर। तो उसका कहीं ना कोई आश्रय तो होना चाहिए ना। और नहीं नहीं, बहुत जी जी, जरूरी है। हाँ। दूसरी बात गौशाला महाराज बहुत जी, जरूरी है। मेरा मेरा एक निवेदन है आपसे। अपने जैसे जी देखो यहाँ पर अभी के हाल में फिलहाल लगभग 8 हिंदू बैठे हैं आपको मिलाकर। जी जी जी। ठीक है, तो आपने हम सबको बहुत अच्छा श्लोक सुनाया, नमो गोभ्य श्रीमती भैया। ये बात है, जैसे हम यहाँ पर इस चीज की चर्चा कर रहे हैं। आप मेरा आपसे ये निवेदन है कि कहीं भी आप कोई भी कथा कीजिए, वहाँ की जनता जो चीज चाहती है ना वैसा उनको बोलिए। जैसे कि आप युवाओं में बैठे हो ना, तो एकदम गाय को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करना है, उसमें मत अब हाँ मैं तो मलुक पीठ स्थान से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी और वो स्थान, मलुक पीठ ऐसा स्थान है जो पूरे भारत में गौ रक्षा के लिए सबसे बड़ा अलग जी जी जगाने वाला स्थान है। जी 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 क्योंकि जी हमारे गुरु जी कोई भी कथा करें, जी कहीं भी कथा करें, भक्तमाल भागवत, देवी जी भागवत, जी जी रामायण की, जी
उनकी गौ माता की कथा तो जुड़ी ही रहती है। हाँ, ये जी बात मैंने आप मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं उनको जी जी। मैं सुना भी जड़ हूँ कथा काफा करता हूँ। काफी। बिल्कुल। ठीक है। पर बात ये है महाराज जी कि आज के हम तो समय निःशुल्क में कथा करते हैं जी और जी गौ बहुत माता धर्म की रक्षा के लिए सेवा करते हैं। बहुत अच्छा। पर आप समस्या ये है ना कि इसमें जैसे क्यों कटते जा रहे हैं लोग गाय से, उसका कारण ये है कि युवा पीढ़ी एकदम वैज्ञानिक सोच वाली हो चुकी है। भाई हमको तो हर एक चीज एडवांस चाहिए। अब गाय उसके सामने अगर आप जैसे ये बातें प्रस्तुत करेंगे ना, जैसे जो धार्मिक बातें हैं, वो उन पर विश्वास नहीं करते। अब गाय को अगर वैज्ञानिक ढंग से कोई प्रस्तुत कर देना तो वो संभवतः कोई ना कोई उससे जुड़ जाएगा। हाँ, जो जी बुजुर्ग आदि लोग हैं उनके सामने आप जैसे धर्म आदि की इस तरह की बातें कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। क्योंकि आज बिल्कुल मैं आप दोनों की बातों से सहमत हूँ। अ, दूसरी बात, हमारे यहाँ पे जो मतलब हमारे शास्त्रों में गाय के विषय में जो बोला गया है, जैसे महाराज जी आपने बोला कि नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभ्य एव च, तो इसका एक अर्थ आध्यात्मिक बनता है और एक इसका अर्थ वैज्ञानिक भी बनता है। हमारे सामने आपने बोला तो नहीं, बहुत अच्छा है वैज्ञानिक। देखिए, गौ को स्वास्थ्य से जोड़कर ही रक्षा कर सकते हैं। गौ को जब शरीर हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य से जोड़ेगा ना, जी जी तो दुनिया में सबसे बड़ा कीमत अपने शरीर का होता है। हम्म, बिल्कुल और स्वास्थ्य से जब जोड़ देंगे गौ माताओं को, तो हमको लगता है कि स्वास्थ्य के लिए कोई करोड़पति भी ये नहीं चाहता कि मैं रोगी हो जाऊं। स्वास्थ्य के लिए सब बहुत केयर करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए नाना प्रकार की दवाइयां हैं, जी 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 नाना प्रकार के ट्रीटमेंट ले रहे हैं लोग। जी तो इस विषय को मैं तो स्वास्थ्य से जोड़ के ही कथा करता हूँ कि भाई आपका बहुत स्वास्थ्य अच्छा सुंदर। रहेगा। जी जी आपको 4 बजे भोर में जाके रनिंग नहीं करना पड़ेगा, फालतू नहीं घूमना पड़ेगा। गौ माता की सेवा करिए, थोड़ा गोबर उठाइए, थोड़ा गौमूत्र का स्पर्श करिए। थोड़ा सा इसको है ना, एक आपके सामने बस मैं अनुभव रखता हूँ। अगर गाय समय के जी सामने जी, आखिरी बात कहता जी हूँ। समय अगर सीमा है भ्राता जी, जी थोड़ा सा जी ध्यान रखें। सिर्फ 2 मिनट में मैं पूरी बात बता देता हूँ। ये जी अनुभव महाराज जी सबके सामने रखना, मैं आपका निजी अनुभव बता रहा हूँ। कोई गाय के सामने सुबह के समय में जाए, प्रातः काल के समय में, जो 3 से 5 का होता है, जिसमें अपने फेफड़े आदि बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उस समय पे अगर कोई गाय के पास जाएगा ना, किसी को श्वास का रोग हो, तो उसका श्वास का रोग धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। क्योंकि गाय जो श्वास छोड़ती है वो एकदम प्योर ऑक्सीजन होती है ना, और जी उसको अगर कोई व्यक्ति इनहेल करता है, अपने अंदर लेता है, तो उसके धीरे धीरे श्वास का रोग ठीक होने लगेगा। ये एक निजी अनुभव है। बताइए जी। आप सबको ये बात। वाह, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा बात आप बताया आपने। नाम हम भी लेकर सेवा भी आप करते कह सकते हैं कि गौरी शंकर एक भाई हैं हरियाणा से, उन्होंने अपना अनुभव ये बताया। तो सही बात है, स्वास्थ्य से जोड़ के हम लोग करें। और कथा तो आपसे भी भ्राता जी दोनों से निवेदन है कि हम लोग जैसे आध्यात्मिक दृष्टि भी उतना ही आवश्यक है। तो एक गौ अंक गौ सेवा अंक है। आप जब भी कथा करें ना, तो गौ अंक गौ सेवा अंक को जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण मिल जाएगा, है ना। हैं। उससे अवश्य है तो प्रकाशित हाँ, है। जी जी जी। तो उसको जब आप करेंगे तो आपको अपने आप बहुत सारे ऐसे विषय मिल जाएंगे जो युवाओं को भी और वृद्धों को भी, दोनों को ही अच्छा लगेगा, है ना। और वो इसके लिए जागरूक होंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि आप प्रतिदिन आया कीजिएगा, तो अति उत्तम है। 9 से 10 का रहता है गीता संगोष्ठी, ठीक है, गौ जी, गीता। कथा से अगर हम जरूर भाग हाँ लें जी तो। जी, आप अपनी अनुकूलता के अनुसार 9 से 10 आपको जब भी और समय क्योंकि मिले। मैं 10 साल से गौ सेवा से जुड़ा हूँ जी जी, और बहुत लोगों को सुंदर। जोड़ने का काम करता हूँ। दिल्ली में गौरक्षा दल में प्रकट रूप से कार्य किया था, बहुत बढ़िया। प्रवचन के रूप से ही, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो लोगों ने कहा कि आप हमारा यहाँ सेवा करिए बोलने का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल तो कथा करते हैं, गाँव वालों को जगाते हैं, क्योंकि गाँव वालों से ही गौ सेवा हो सकती है, शहर वालों सही से बात नहीं। है, हम लोग भी उसी पे काम कर रहे हैं, इसलिए आप अपना समय निकाल के अगर संभव हो तो आया कीजिए। सोमवार से शुक्रवार 9 से 10 होते हैं, ठीक है। महाराज जी का ज्यादा कथा बिहार में ही होता है, दरभंगा, अच्छा, समस्तीपुर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज गो मंत्र से हम लोग विश्राम करते हैं।
ॐ घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवः घृतनद्यो घृतावर्तास्ते मे सन्तु सदा गृहे घृतं मे सर्वगात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितम् गावो ममाकृतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च गावश्च सर्वगात्रेषु गवां मध्ये वसाम्यहम् गावश्च सर्वगात्रेषु गवां मध्ये वसाम्यहम् ॐ श्रीसुरभ्यै नमः ॐ श्रीसुरभ्यै नमः ॐ श्रीसुरभ्यै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। सभी को जय गौ माता, जय गोपाल, वंदे गौ माता।